welcome back to my channel. My name is Pratika Gupta and guys, topic for today is section 13(1)(a) of the Hindu Marriage Act 1955 which deals with irretrievable breakdown of marriage theory. Guys, as you all know कि हम divorce के concept को discuss कर रहे हैं and इसमें guys I've told you in my very first lecture on divorce, that is theories of divorce, कि हम पूरे section 13 में discuss क्या करेंगे. I've told you कि सेक्शन 13 क्वाइट लेंदी है जिसमें हम अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, राइट. अब गाइज यहाँ पे देखो सेक्शन 13 में मैंने आपको बताया था कि देयर आर इन टोटल 3 थ्योरीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट वन वाज द फॉल्ट थ्योरी, सेकेंड वॉज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी एंड द कंसेंट थ्योरी. तो 3 थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे. सो गाइज द वेरी फर्स्ट थ्योरी विच इज फॉल्ट थ्योरी हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय मी इन ग्रेटर डिटेल अलॉन्ग विद ऑल द फॉल्ट ग्राउंड्स. यानी कि सेक्शन 13 क्लॉज 1 एंड 2 कंप्लीटली हमने डिस्कस किया. ऑल द 8 फॉल्ट ग्राउंड्स बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करे. सो गाइज इफ यू हैव नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियोस येट, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस आल्सो. आज की वीडियो में गाइज हम सेक्शन 13(1)(a) को डिस्कस करेंगे. अब इस सेक्शन 13 की सीक्वेंस क्या है गाइज बेयर एक्ट में, उसके लिए यू हैव टू ओपन द बेयर एक्ट व्हाइल यू आर स्टडिंग सेक्शन 13. आपको समझ आएगा किस तरीके से सेक्शंस एंड सब सेक्शंस को लिखा गया है. इज इट? अब गाइज आज हम डिस्कस करेंगे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी एंड इसकी अपकमिंग वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि कंसेंट थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे. सो गाइज अगर आपने मेरी सबसे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा ऑन डिवोर्स विच डील्स विद थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, एटलीस्ट उस वीडियो को जरूर देखना. उस लेक्चर से आपको ये समझ आएगा कि सेक्शन 13 में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्या. द वंस हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट उनको तो पता होगा थोड़ा सा बेसिक कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी क्या है, कब आई और क्यों आई. बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज उस लेक्चर में कि ओरिजिनली हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट थ्योरी हुआ करती थी, फॉल्ट ग्राउंड्स हुआ करते थे. उसमें से भी एडल्ट्री वाज द फर्स्ट ग्राउंड जिसके बेसिस पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती थी. धीरे धीरे क्रुएलिटी एंड डिजर्शन एंड मेनी मोर ग्राउंड्स वर एडेड ऑन, इसीलिए उसको फॉल्ट थ्योरी का नाम दिया गया था. उसके बाद फॉल्ट थ्योरी प्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट, पूरी एडिक्वेट नहीं थी. हर केस में हर सिचुएशन में फॉल्ट थ्योरी काम नहीं आई. इसीलिए नीड अराइज हुई कि हम कुछ और थ्योरीज ऑफ डिवोर्स को डेवलप करें, जैसे कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी एंड डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. सो इन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे. सो गाइज एज ऑलवेज इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ. एंड यस, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section 13(1)(a) which deals with irretrievable breakdown of marriage theory. गाइस सबसे पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डू नॉट कंफ्यूज फॉल्ट ग्राउंड्स विद इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी. These theories are quite different from each other. मोरोवर अलग अलग टाइम पे एड ऑन की गई है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में. सो गाइस जो फॉल्ट थ्योरी थी उसमें एक डायकोटमी होती है, कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन गिल्ट एंड इनोसेंस. मैंने आपको बार बार रिपीटेडली बताया, उस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे. अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट देयर इज अ शिफ्ट इन पॉलिसी विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे फॉल्ट थ्योरी से इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, उसी तरीके से देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन पॉलिसी. यानी कि फॉल्ट थ्योरी में हम मानते थे कि द डायकोटमी बिटवीन गिल्ट एंड इनोसेंस मस्ट बी प्रूव्ड. वन पार्टी मस्ट बी गिल्टी ऑफ सम मैट्रिमोनियल ऑफेंस एंड द अदर पार्टी मस्ट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिल्ट ऑफ अनदर पर्सन. यानी कि वो पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए, तभी फॉल्ट थ्योरी काम करेगी. इफ यू रिमेंबर, ये फॉल्ट थ्योरी का बेसिक पॉलिसी थी. बट गाइज नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन पॉलिसी विद द पैसेज ऑफ टाइम. यानी कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी फॉल्ट ग्राउंड. फॉल्ट थ्योरी डिफरेंट है और ये थ्योरी डिफरेंट है. अब गाइस जब मैरिज अपने आप में इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है, जिसका मतलब ये कि मैरिज इज अटरली ब्रोकन डाउन, उस मैरिज में अब कुछ नहीं बचा, दैट इन इटसेल्फ शुड बी अ कॉज अंडर लॉ जिसके बेसिस पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जानी चाहिए. सो अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट irretrievable breakdown of marriage theory is a theory different from fault theory. It is not based on any of the fault grounds which we have earlier discussed. This theory in itself is a basis for which divorce should be granted under law. क्योंकि इसका मतलब क्या है कि marriage is irretrievably broken down beyond any possibility of it being repaired. तो अपने आप में एक ग्राउंड बनता है कि क्यों मैरिज को डिसॉल्व करना है, इसको किसी फॉल्ट ग्राउंड की जरूरत नहीं है. सो गाइज आपको ये समझ आया. अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ कि इरिट्रीवेबल का मतलब होता क्या है गाइज. अब आपको पता है गाइज कि द एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ इज व्हाट. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एसेंस और द क्रक्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, उसमें क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ कोहैबिटिंग विद ईच अदर, लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, कंपनिंग एंड कंफर्टिंग ईच अदर, fulfilling their conjugal rights and obligations towards each other, having sexual intercourse with each other. इस चीज को आप बोलते हो एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ. इट मीन्स sharing of all the happiness
and sorrows that life has to offer. But guys, what happens is that when parties they start living separately, जब अलग रहना शुरू कर देते हैं, so it is nothing but a negation of that sharing. यानी कि जो आप शेयरिंग एंड केयरिंग करते हो एक मैरिटल रिलेशनशिप में ऑफ ऑल द हैप्पीनेस एंड सॉरोज दैट लाइफ हैज टू ऑफर, बट व्हेन पार्टीज दे स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, व्हेन दे स्टार्ट लिविंग अपार्ट, व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज इंडिकेशन ऑफ निगेशन ऑफ सच शेयरिंग. यानी कि पार्टीज की मैरिज कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होती दिख रही है, क्योंकि वो यानी कि जो कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसको किसी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे. सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक डाउन, it's a kind of lapse of marital relationship, it's a kind of defeat in marital relationship, उसको आप break down बोल सकते हो. And guys, when it continues for a fairly long time period, बहुत साल हो चुके हैं, parties are living apart and now they are not feeling each other's need, उसको आप बोलते हो irretrievable breakdown. यानी कि marriage has broken down to an extent which is beyond any possibility of it being repaired. अब वो repair नहीं हो सकती है क्योंकि जो essence of happy married life है वो खत्म हो चुका है. And essence is nothing but conjugal rights and obligations, conjugal happiness, marital two-in-one-ship and companionship. उस चीज़ को आप बोलते क्या हो, यानी कि that is termed as essence of happy married life. But guys, when parties they are living apart for a considerably, for a very long time period, it means they no longer need each other. So that in itself is a cause for which marriage should be dissolved. That in itself is a cause for which dissolution of marriage should take place under law. I hope guys आपको समझ आ रहा है कि irretrievable ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी का मतलब होता क्या है. ब्रेकडाउन हो चुकी है मैरिज, अब ये जो ब्रेकडाउन होता है ना, इट इन इटसेल्फ इज द कॉज कि क्यों मैरिज को डिसॉल्व कर दो. बिकॉज गाइज दिस इज इंडिकेशन ऑफ निगेशन ऑफ एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ. इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ. तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैरिज इज ब्रोकन डाउन और इस हद तक विच इज इरिट्रीवेबल. इरिट्रीवेबल का आपको मतलब समझ आए कि एक तो पार्टीज आर लिविंग अपार्ट, अगर आप अलग रहोगे तो आप क्या करोगे, अपनी कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाओगे. दैट इज इंडिकेशन ऑफ ब्रेक डाउन. लेकिन गाइज व्हेन यू आर लिविंग अपार्ट फॉर अ कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम पीरियड, वो क्या दिखाती है, इट इज इंडिकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ विच इज नथिंग बट irretrievable beyond any possibility of it being repaired. अब वो रिपेयर नहीं हो सकती, मैरिज इज अटरली ब्रोकन डाउन. अब गाइस ये होता है मीनिंग irretrievable ब्रेकडाउन का, विच इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ. इसको आप बोल सकते हो irretrievable ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. लेकिन गाइस आपको कब पता लगेगा कि मैरिज इज irretrievably ब्रोकन डाउन, तो वो हमें पता लगता है इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच न्यू अराइजिंग केस कि क्या इसमें मैरिज इज irretrievably ब्रोकन डाउन और इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. सो ये हर एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस हर नए केस का हमें बताता है कि क्या मैरिज irretrievably टूट चुकी है या यहाँ पे एक कोशिश की जा सकती है फॉर इट बीइंग रिपेयर्ड. क्योंकि गाइस होता है कि देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला. अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि अब यहाँ पे irretrievable ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे नहीं है. इट मीन्स देयर आर नो फिक्स पैरामीटर्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स एंड मैटर किस पे करता है, ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच न्यू अराइजिंग केस बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ कि क्या इस फैक्ट के इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से हमें ये पता लगेगा कि क्या मैरिज irretrievably टूट चुकी है या अभी भी एक पॉसिबिलिटी है ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड. अगर कोर्ट को लगेगा कि रिकॉन्सिलिएशन की या मीडिएशन की कोशिश हो सकती है एंड शायद से मैरिज बच सकती है, तो वहाँ पे कोर्ट डेफिनेटली कोशिश करेगा. लेकिन गाइज अगर किसी केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हमें अफर्मेटिवली सेटिस्फाई करते हैं कि इस मैरिज में कुछ नहीं बचा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी रिपेयर की, इट हैज़ अटरली ब्रोकन डाउन, इट मीन्स इट इज़ अ डिफीट इन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, तो वहाँ पे कोर्ट नहीं कोशिश करेगा पार्टीज को एक साथ रखने की. क्योंकि गाइज देयर इज नो मेरिट इन प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग इंटैक्ट द कनेक्शन ऑफ मैरिज. आपको पता है कि मैरिज इज अटरली ब्रोकन डाउन. हमारे सामने जो फैक्ट्स पड़े हैं वो हमें बताते हैं कि पार्टीज आर नो मोर लिविंग टुगेदर और उनको एक दूसरे की नीड भी अब नहीं लगती, तो उनको एक साथ रखने का कोई फायदा भी नहीं है. गाइज नो सोशल, नो इंडिविजुअल और पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड इन कीपिंग द मैरिज अलाइव और बाय कीपिंग द पार्टीज टुगेदर. जब आपको पता है कि इनको एक साथ रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कि इन फैक्ट अदर साइड क्या होगा, अगर आप उनको एक साथ रखोगे तो डेली की कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी और वो उनके लिए और उनकी सोसाइटी के लिए सराउंडिंग्स के लिए अच्छा नहीं होगा. सो व्हेन कोर्ट्स दे फील that no social, public or individual interest would be served by keeping the spouses together or by keeping the marriage alive, तो वहाँ पे क्या होगा, वो इस marital union को कोर्ट ब्रेक डाउन कर देगा. क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं. इट मीन्स अब कोर्ट को लगेगा कि इंस्टेड ऑफ मैरिज, आपको पता है कि इज एन इंस्टीट्यूशन जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है.
हम करते आ रहे सिंस वी आर डीलिंग विद द हिंदू मैरिज एक्ट, तो मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया कि हमेशा कोर्ट की कोशिश रहेगी कि इस इंस्टीट्यूशन को, जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए। सो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिज की हमेशा कोशिश की जाती है। इट्स अ सोशल एम कि मैरिज ब्रेकडाउन ना हो। बट गाइज अगर रिपीटेड एफर्ट्स के बाद भी कोर्ट को ये लगता है कि मैरिज में कुछ बचा ही नहीं, तो उसको यानी कि वो मैरिज सोसाइटी को बेनिफिट देने के बजाय क्या करेगी, सोसाइटी में वो गलत इंपैक्ट डालेगी आपके सराउंडिंग्स पे। सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग कॉन्फर्ड अपॉन टू द पार्टीज कि अगर हम उनको डिवोर्स दे दें, उनके लिए भी एक ब्लेसिंग होगी और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज रोज के कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट गुड ईदर फॉर दोज पीपल, देयर चिल्ड्रन, देयर फैमिली एंड सराउंडिंग्स ऑल्सो। सो गाइज कहने का मतलब है कि देयर इज नो मैरिट इन प्रिजर्विंग इंटैक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उसको वैसे ही रखने का जब कोई बेनिफिट नहीं है, better terminated by a decree of the court. I hope आपको समझ आया। There is no merit in prolonging or protracting the agonies of the parties. उनकी mental pain and suffering को, उनकी agonies को protract करने का यानी कि prolong करने का कोई फायदा नहीं होगा when the essence of happy married life is itself lost. तो better to terminate that marriage. So guys इसको कहा जाता है irretrievable breakdown of marriage को बोला जाता है कि marriage has become an empty shell. An empty shell मतलब कि ऊपर से आपको मैरिज दिखेगी, लेकिन मैरिज के अंदर जो कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो कॉन्जुगल लव एंड अफेक्शन होता है, जो कंपेनियनशिप होती है, कंफर्ट एंड कंपनी करना एक दूसरे को, वो खत्म हो चुका है। सो इट हैज़ बिकम एन एम्प्टी शेल ऑफ विच द सब्सटेंस हैज़ गॉन। इट मीन्स कहने का मतलब है कि एक शेल बच चुका है जिसका नाम है मैरिज, और उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो खत्म हो चुका है। सो बेटर टू टर्मिनेट इट, बेटर टू थ्रो दैट शेल। आई होप आपको समझ आया कि मैरिज हैज़ बिकम अ शेल ऑफ विच सब्सटेंस इज गॉन। सो इसको रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। नो इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड इन प्रोलॉन्गिंग द एगनीज ऑफ द पार्टीज। आई होप गाइस दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू। इसीलिए कहा जाता है कि जब मैरिज इररिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको टर्मिनेट कर दो। लेकिन गाइस टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इस तरीके से करनी होगी कोर्ट को कि देयर इज मैक्सिमम जस्टिस कॉन्फर्ड टू द पार्टीज, मैक्सिमम फेयरनेस होगी विद मिनिमम बिटरनेस ह्यूमिलिएशन टू द पार्टीज। यानी कि पार्टीज को कोई डिस्ट्रेस ना हो, कोई ह्यूमिलिएशन ना हो, मैक्सिमम जस्टिस एंड फेयरनेस के साथ कोर्ट को आपकी डिक्री पास करनी होगी और इस मैरिज को विच इज इनफैक्ट इररिट्रीवेबली अटरली ब्रोकन डाउन, उसको खत्म करना होगा। सो दिस इज नथिंग बट अ डिफीट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप। दो लोगों के मैरिटल रिलेशनशिप का डिफीट होता है, उसको हम बोलते हैं इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। देयर इज नो फिक्स्ड पैरामीटर्स और स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि अब यहाँ पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है और यहाँ पे नहीं है। कोर्ट को देखना होगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस को कि यहाँ पे मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है या अभी भी पॉसिबिलिटी है रिकॉन्सिलिएशन की। गाइज अगर कोर्ट को लगेगा कि मैरिज में पॉसिबिलिटी है कि पार्टीज को बिठाया जाए, मीडिएशन करवाई जाए और रिकनसाइल करने की कोशिश की जाए, इनको रीयूनाइट करने की कोशिश की जाए, सो एक अटेम्प्ट कोर्ट की तरफ से ज़रूर होगा। बिकॉज गाइज आफ्टर ऑल मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जिसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना हमारा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस जब मैरिज सोसाइटी को और लोगों को हैप्पीनेस देने की बजाय उनको इनफैक्ट उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाए, तो इट्स बेटर टू टर्मिनेट इट। तो कोर्ट उस तरीके से भी आपको फिर जस्टिस देता है। अब गाइस ये कॉन्सेप्ट आया कैसे था? 1964 में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में। उस टाइम पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी के ग्राउंड को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आप देखो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, उस टाइम पे ओरिजिनली हमारे पास फॉल्ट ग्राउंड्स हुआ करते थे। उसके बाद 1964 में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसीलिए हम इसको सेक्शन 13(1)(a) में डिस्कस करते हैं। सो गाइज आप ये बोल सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यानी कि हमारे लेजिस्लेचर भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी नाम की कोई चीज़ होती है, इसीलिए इस थियोरी को रिकग्नाइज किया जाए। सो आप बोल सकते हो कि गाइस इट्स अ काइंड ऑफ वेरी न्यू एंड लिबरल थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के सब्जेक्ट में जहाँ तक अभी हम फॉल थ्योरी की बात करते थे, उसकी पॉलिसी की बात करते थे, इट्स अ काइंड ऑफ न्यू एंड लिबरल शिफ्ट इन द पॉलिसी। मोरओवर इट्स अ काइंड ऑफ न्यू एंड लिबरल थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिवोर्स। आई होप आपको समझ आए कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब होता क्या है। इट मीन्स मैरिज इज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड। इट मीन्स कोई रिकॉन्सिलिएशन या रीयूनिफिकेशन पार्टीज में पॉसिबल ही नहीं है। तो एक साथ रखोगे, दिल कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर। सो देयर इज नो मेरिट इन प्रिजर्विंग दैट मैरिज, इन प्रिजर्विंग इंटैक्ट एज इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उसको तोड़ दो या उसको ब्रेक डाउन कर दो, वही सोसाइटीज़ के लिए भी अच्छा है और उन इंडिविजुअल्स के लिए भी वही अच्छा है। सो कोर्ट क्या करेगा? इररिट्रीवेबली उसको क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। अब गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया
कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होती क्या है। अब गाइस हम इसके कंटेंट को एक बार रीड कर लेते हैं, यानी कि सेक्शन 13(1)(a) क्या बोलता है। सबसे पहली बात यहाँ पे गाइस पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ईदर पार्टी। अगर आप डायरेक्ट ओपन करोगे सबसे पहले आपको ईदर पार्टी देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना, क्योंकि गाइस ईदर पार्टी का मतलब है बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी कोई भी इंसान कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑन दिस ग्राउंड, बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी। बट गाइस पहले क्या होता था, 1964 में एक अमेंडमेंट की गई थी सेक्शन 13(1)(a) में, लेकिन गाइस जब इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ना इस थ्योरी को, इसको एक फॉल्ट ग्राउंड के बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आज के टाइम पे ये फॉल्ट ग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है। लेकिन गाइस पहले क्या होता था, ये एक फॉल्ट ग्राउंड होता था। इट मीन्स होता क्या था, ईदर पार्टी की बजाय यहाँ पे पिटिशनर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पिटिशनर ही था जो पिटिशन फाइल करेगा रिस्पोंडेंट की गलती के कारण, कि रिस्पोंडेंट ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। ये जो ग्राउंड्स हैं दोनों यहाँ पे रिस्पोंडेंट की गलती हुआ करती थी कि रिस्पोंडेंट ने इन दोनों ग्राउंड्स को पूरा नहीं किया, ईदर ऑफ द टू ग्राउंड्स। इसीलिए पिटिशनर के पास एक कॉज ऑफ एक्शन होता था कि वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। इट मीन्स अगेन गाइस कहीं ना कहीं इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी में डायकोटमी ऑफ इनोसेंट एंड गिल्ट ये अवेलेबल थी जब ये नया इंट्रोड्यूस 64 में किया गया था, 1964 में। यानी कि पिटिशनर वही बनेगा जो इनोसेंट था और रिस्पोंडेंट के खिलाफ वो एक पिटिशन फाइल करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि रिस्पोंडेंट वॉज गिल्टी ऑफ सम ऑफ दिस ऑफेंस, बेसिकली ऑफ दिस इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो पिटिशनर कोर्ट में जाता था और वो बोलता था कि रिस्पोंडेंट के कारण मैरिज हैज इरिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड। तो ये पिटिशनर जाता था। लेकिन गाइस धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट करी गई और इसको फॉल्ट ग्राउंड ना बना के यहाँ पे ईदर पार्टी लिख दिया गया इंस्टेड ऑफ पिटिशनर। अब ये जो कॉज ऑफ एक्शन है वो दोनों को दे दिया गया, बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी। आप पिटिशनर हो, आप रिस्पोंडेंट हो, यानी कि वही मैं बोल रही हूँ गिल्ट एंड इनोसेंस की बात नहीं है यहाँ पे। देयर इज अ कंसिडरेबल शिफ्ट इन पॉलिसी, क्योंकि गाइस देखा जाए तो देखो व्हेन मैरिज इज इरिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन, आप सोच के देखो कि मैरिज इरिट्रीवेबली टूट चुकी है, यानी कि ये चीज़ ना तो हस्बैंड के लिए अच्छी ना ही वाइफ के लिए अच्छी है। दे नो लॉन्गर वॉन्ट टू कोहैबिट विद ईच अदर, वो रहना नहीं चाहते, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल लिविंग विद ईच अदर। सो डू यू थिंक कोई भी मैरिड कोई भी फायदा होगा इन इंक्वायरिंग एज टू विच ऑफ द टू पार्टीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज? किसकी गलती थी, किसके कारण इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ, या किसके फॉल्ट ग्राउंड के कारण ये ग्राउंड बना? Do you think there is any merit or any benefit in inquiring as to which of the parties is really responsible for breakdown of marriage? No, क्योंकि guys marriage is in fact irretrievably broken down। हम एक कॉन्सेप्ट देखो कि मैरिज तो टूट चुकी है, इट मीन्स दे आर नो लॉन्गर कोहैबिटिंग विद ईच अदर। इनके लिए भी अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। इट हैज़ बिकम अ शेल आउट ऑफ इट्स सब्सटेंस हैज गॉन। तो कोर्ट के लिए कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, ये देखना कि किसकी गलती थी, या फिर ये देखना कि मैरिज टूट चुकी है, इसको टर्मिनेट कर दो, इसमें रिकॉन्सिलिएशन के कोई चांसेस अवेलेबल नहीं है। सो बेटर टू गो फॉर दिस साइड कि कोर्ट को सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि मैरिज की हमारे सामने जो केस है उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ये दिखाते हैं कि इस मैरिज में कुछ नहीं बचा, बेटर टू टर्मिनेट इट, इसको खत्म कर दो। किसकी गलती थी, किसको ये कॉज ऑफ एक्शन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उसको अब छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मैरिज इज इन फैक्ट इरिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। तो कॉज ऑफ एक्शन किसी के पास भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईदर पार्टी कैन कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दिस ग्राउंड। अगर वो इन रियलिटी क्या होगी, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन होगा, तो ईदर पार्टी कैन हैव अ कॉज ऑफ एक्शन। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है कि इसीलिए इसको बदल दिया गया, फॉल्ट ग्राउंड से इसको अलग से एक ग्राउंड बना दिया गया। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू कि ईदर पार्टी का यहाँ पे मतलब क्या है। अब गाइस ये देखते हैं कि यहाँ पे इसके सब क्लॉज 1 और 2 में क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है, अब गाइस बिफोर यू अंडरस्टैंड सेक्शन 13(1)(a) आपको सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब गाइस कोई भी पार्टी बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी वो कोर्ट में जा सकते हैं फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑन दिस ग्राउंड, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ पूरी होती है, यानी कि देयर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने क्या किया, डिक्री सुना दी जुडिशियल सेपरेशन की। अब टोल्ड यू कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हर एक केस में पास नहीं होगी, देयर आर सर्टन ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन कैन बी सॉट। आप डिक्री को ले सकते हो लेकिन कुछ ग्राउंड्स पे, और वो ग्राउंड्स क्या है वो हमने देखे कि देयर आर जो डिवोर्स के ग्राउंड्स होते हैं, एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिजर्शन एंड मेनी मोर ग्राउंड्स, वही ग्राउंड्स होते हैं फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑल्सो। सो अगर उनमें से कोई भी ग्राउंड अवेलेबल है गाइज, आपने क्या किया, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले ली।
अब आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आपकी फेवर में आई। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है गाइस कि इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेसर ईविल देन डिवोर्स। इसमें क्या होता है कि कोहैबिटेशन कम्स टू एन एंड इवन विदाउट टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। आप हस्बैंड एंड वाइफ हो लेकिन फिर भी आप एक साथ नहीं रहते हो क्योंकि जुडिशियली कोर्ट की इंटरफेरेंस के साथ आपको अलग कर दिया गया है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर आपने मेरी सेक्शन 10 का लेक्चर देखा है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि शायद जब पार्टीज एक साल तक अलग रहेंगी फॉर अ ईयर और मोर, अगर वो एक साल तक अलग रहेंगी, parties might develop love and affection towards each other. They might feel like they might feel need of each other. उन्हें एक दूसरे की जरूरत लग सकती है और वो शायद से वापस एक साथ हो सकते हैं। जुडिशरी उनको अलग किया जाता है एक साल के लिए, ठीक है, सो दैट दे कैन अज्यूम देयर लाइफ विदाउट ईच अदर कि वो कैसी होगी आफ्टर डिवोर्स। सो डिवोर्स के पहले जुडिशली सेपरेट किया जाता है। लेकिन गाइस अगर सपोज हस्बैंड एंड वाइफ को जुडिशली सेपरेट कर दिया और एक साल हो गया, उसके बाद भी देयर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। रिजम्पशन मतलब रिज्यूम नहीं हुआ उनके कोहैबिटेशन, यानी कि एक साल हो गया, कोर्ट ने उन्हें अलग रखा लेकिन एक साल के बाद भी वो एक साथ नहीं हो पाए। देयर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, नॉन रिस्टोरेशन ऑफ लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, और वो रह भी नहीं पा रहे, एक साल से अलग है, अभी भी अलग है। सो जब एक साल में वो नहीं रह पाए तो कोर्ट इज क्वाइट सर्टन, ये अपने आप में एक ग्राउंड बनता है, बेसिस बनता है फॉर डिवोर्स। तो कोर्ट ये सोचेगा कि हमने इनको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करी थी, एक साल हो चुका है, अभी भी देयर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। सो ये चीज़ क्या दिखाती है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे डोंट नीड ईच अदर एनी मोर। अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग भी ठीक है। इट मीन्स ब्रेक डाउन तो मैरिज पहले ही हो गई थी जब उनको जुडिशियली सेपरेट किया था, लेकिन अभी इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है, यानी कि बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड। अब कोर्ट इससे ज़्यादा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड और रिकनसाइल्ड। जब पार्टीज ही नहीं रहना चाहती, रिकॉन्सिलिएशन की ही तो कोशिश करी थी उन्हें जुडिशियली सेपरेट करके, लेकिन वो भी चीज़ नहीं हो पाई। सो दिस इन इटसेल्फ इज द कॉज फॉर विच मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। तो आपको एक तो ये पॉइंट हो गया, या फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है, दैट इज नॉन कॉम्प्लायंस टू अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये आपका सेक्शन नंबर 9 है गाइज। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को जरूर देखना, माय लेक्चर ऑन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब कि रीस्टोरेशन बैक ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होती है, बार बार रिपीटेडली मैं आपको बताती हूँ, एक दूसरे की टेक केयर करना, टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन, टू कंपनी एंड कंफर्ट ईच अदर, राइट, टू हैव इंटरकोर्स विद ईच अदर, दैट इज टर्म्ड एज कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो यू हैव सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर, लेकिन जब वो पूरा नहीं करते हैं फॉर सम कॉज, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, जब वो ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हो, कोर्ट से एक डिक्री लेते हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कि मेरे कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करवाया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इन दोनों केसेस में मैरिज ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है, मैरिज तो टूट चुकी है, डिफीट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप तो है, लेकिन जब एक साल के बाद भी या तो आप जुडिशियली सेपरेट थे और एक साल के बाद भी आप इकट्ठे वापस नहीं हुए, या फिर आप बहुत परेशान थे, आपके फेवर में एज अ पिटिशनर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री आपकी फेवर में पास कर दी, लेकिन एक साल हो चुका है, आपके कॉन्जुगल राइट्स वापस से रिस्टोर नहीं हुए, यानी कि रिस्पोंडेंट ने वापस उनको रिस्टोर नहीं किया, रिस्पोंडेंट आपके साथ आगे नहीं रहने लगी और लगा एज द केस में भी, और अभी भी वही हाल है जो एक साल पहले था। इट मीन्स गाइस मैरिज तो पहले ही ब्रेक डाउन हो चुकी थी, लेकिन ये एक साल का जो टाइम पीरियड था ना, उसने ये शो कर दिया कोर्ट को कि मैरिज इज इनफैक्ट इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। ब्रेक डाउन तो पहले ही थी लेकिन अब इररिट्रीवेबली हो चुकी है, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड। अब ये रिपेयर नहीं हो सकती है क्योंकि कोर्ट ने कोशिश करी, और एक साल में भी जब ये रिपेयर नहीं हुई तो उसके बाद कोर्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एंड इट इज़ एन इंडिकेशन, सिंबल इंडिकेटिंग व्हाट, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा है। तो ये दो ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी के आप डिवोर्स ले सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है कि या तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपकी फेवर में पास करी थी, ठीक है, बट एक साल हो चुका है, देयर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, ठीक है, within a year or more after the decree of judicial separation has been passed, so this in itself is a cause for which marriage should be dissolved, or there is non-compliance to the decree of restitution of conjugal rights. Non-compliance का मतलब है किसी चीज़ को comply नहीं करना, obey ना करना। So आपने obey नहीं किया किसको, डिक्री को, कोर्ट की डिक्री को फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो कोर्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एंड ये कोर्ट के सामने एक अपने आप में एविडेंस है दैट येस मैरिज इज इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। अब यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है ऑफ कीपिंग दिस स्पाउसेस टुगेदर और ऑफ कीपिंग दिस यूनियन अलाइव, बेटर टू टर्मिनेट इट बिकॉज मैरिज हैज बिकम
एन एम्प्टी शेल आउट ऑफ विच सब्सटेंस इज गॉन। सब्सटेंस निकल चुका है और अब वापस से नहीं आ पा रहा वो, हमने कोशिश कर ली 1 साल में लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है क्या। सो गाइज अगर मैं आपको एंड में एक चीज़ कहूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि मैरिज हैज़ बिकम अ फिक्शन, ऑल्दो इट इज सपोर्टेड बाय लीगल टाइज, लेकिन एक फिक्शन हो चुकी है। डू यू नो फिक्शनल स्टोरीज हमें फिक्शन, सो मैरिज हैज बिकम अ फिक्शन। इन रियलिटी वो मैरिज नहीं है लेकिन कहने को वो मैरिज है। सो मैरिज हैज बिकम अ फिक्शन दो इट इज सपोर्टेड बाय लीगल टाइज। पार्टीज अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ क्यों हैं? बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय लीगल टाइज। लीगली अभी भी वो हस्बैंड एंड वाइफ है। इट विल बी ओनली आफ्टर अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द कोर्ट कि यहाँ पे उनकी मैरिज डिसॉल्व होगी। सो इट इज सपोर्टेड बाय लीगल टाइज। सो यहाँ पे कोर्ट विल टेक कंसिडरेशन ऑफ दिस फैक्ट, कोर्ट विल टेक नोट ऑफ दिस फैक्ट और वो क्या करेगा, इस मैरिज को खत्म कर देगा बिकॉज इट हैज़ बिकम अ फिक्शन। सो गाइज एट द एंड अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो ये कहा जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब होता क्या है, इसका एसेंस क्या है, अगर आपको ये समझ आ गया सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लिंक दिस लाइन जो मैं अभी बोलूँगी विद दिस कॉन्सेप्ट। तो कहा जाता है कि while there is no rose which has no thorns, while there is no rose which has no thorns, but if what you hold is all thorns and no rose, better throw it away। आई होप गाइज आपको समझ आया कि हर एक मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो हर एक मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। नॉर्मल या ऑर्डिनरी वियर एंड टियर ऑफ मैरिड लाइफ हर एक रिलेशनशिप में होगा, बट अगर मैरिज में अपार्ट फ्रॉम लव एंड अफेक्शन सिर्फ और सिर्फ वियर एंड टियर ही चलता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स ही चलते जा रहे हैं, सो इट विल बी अ ब्लेसिंग बेस्टॉर्ड अपॉन टू द पार्टीज बाय द कोर्ट कि बेटर टर्मिनेटेड, उसको खत्म कर दिया जाए। बिकॉज गाइज ना तो उनके लिए अच्छा होगा ना ही सोसाइटी एट लार्ज के लिए अच्छा होगा। आई होप गाइज दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी सेक्शन 13(1) है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट पर्टेनिंग टू इट प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल द डाउट्स एंड क्वेरीज। Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.